हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ। हिंदी व्याकरण हम देखेंगे। आज देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा भेद। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने शब्द भेद पढ़ाया था आपको, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और आगे बढ़ेंगे हम। शब्द भेद दो थे, सव्य शब्द और अव्यय शब्द। आज इस तीर पर हम सव्य शब्द की जानकारी लेने वाले हैं, अव्यय शब्द फिर कभी। सव्य शब्द की भी पूरी जानकारी नहीं लेने वाले। सव्य शब्द के 4 भेद है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार संज्ञा शब्द के 4 भेद हैं। उसमें से पहला भेद है संज्ञा। तो आज हम संज्ञा की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद कैसे पहचाने जाते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। अब देखेंगे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं। उसके लिए मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, वो पढ़ेंगे पहले। राम एक कुशल कारागिर है। गाय समाज उपयोगी प्राणी है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है। यह चांदी की पायल सुंदर है। मुझे विदेश जाना संभव नहीं है। इस प्रकार मैंने 5 वाक्य दिए हैं और उसमें रेखांकित किया है: राम, गाय, प्राणी, अमेरिका, देश, चांदी, पायल, विदेश। ये रेखांकित किए हुए शब्द जो है वह है संज्ञाएं। उपर्युक्त वाक्यों में राम, गाय, प्राणी, अमेरिका, देश, चांदी, पायल, विदेश, ये शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, पशु आदि के नाम है। इसलिए इन शब्दों को संज्ञाएं कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भेद। अब इस संज्ञा के भी भेद होते हैं। वह संज्ञा के भेद 5 है। सबसे पहले उनके नाम देखेंगे हम। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम एक एक की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, क्या कहा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा, अरे लड़कों, तो वहां मौजूद हुए सब लड़के देखेंगे, लेकिन मैंने कहा अरे राम, तो राम अकेला देखेगा, तो वह लड़कों में विशेष हो गया राम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आया होगा। उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है, रमा क्रोधित हो गई। दूसरा, सीता आज वडगांव पहुंची। तीसरा वाक्य, तुम्हें पेरिस आना है। लाल गुलाब सुंदर दिखता है। चेतक ईमानदार प्राणी है। इसमें देखो, जो बड़े टाइप में दिए हुए शब्द है, बोल्ड किए हुए शब्द जो है, वह है रमा, सीता, वडगांव, पेरिस, गुलाब और चेतक। तो ये किसी व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, इसके लिए वह हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। उपरयुक्त वाक्यों में बड़े टाइप में यानी बोल्ड किए हुए शब्द, वे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। वह शब्द है रमा, सीता, वडगांव, पुलिस, गुलाब, चेतक आदि। उपर्युक्त संज्ञा से
किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है। इसलिए ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अरे लड़कों, मैंने कहा लड़के खेल रहे बहुत सारे, और मैंने वहां जाकर कहा अरे लड़कों, तो सब लड़के मेरी ओर देखेंगे, तो पूरे लड़के जाति को मैंने बोला। अथवा जैसे ऊपर एक चेतक ईमानदार प्राणी था। चेतक एक घोड़े के लिए उपयोग लाया है। एक चेतक नामक एक घोड़ा होता है। प्राणी, प्राणी का मतलब पूरी प्राणी जाति आ जाती है। तो पूरी जाति का जहाँ उल्लेख होता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, यानी उन प्राणी, स्थान या वस्तु के पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण भी मैंने दिए हैं यहाँ, तो देखेंगे उदाहरण भी हम। कुत्ता घर की रखवाली करता है। यहाँ कुत्ता और घर। दूसरा वाक्य, बच्चा किलकारियां मारता है, बच्चा। तीसरा, किसान गाय को पालता है। चौथा, पेड़ पर पंछी रहते हैं। और पांचवा, कवि ने सुंदर कविता लिखी। अब कुत्ता, कुत्ता देखा जाए तो बहुत कुत्ता, सारी जाति कुत्ते की सामने आती है। घर, घर कोई पर्टिकुलर घर नहीं कहा है, तो पूरे घर, घर यानी सब घर याद आते हैं। बच्चा किलकारियां मारता है, यानी कोई छोटा किसी बच्चे का नाम नहीं लिया गया, तो बच्चा का मतलब पूरी बच्चे की जाति आ जाती है। किसान, किसान यानी पूरे सारे किसान आ जाते हैं। गाय, गाय में भी गाय जाति के सभी प्राणी आ जाते हैं। पेड़, ऐसा नहीं कहा कि आम का पेड़, पेड़ कहा है तो पूरा पेड़ जाति की पता चलता है। पंछी, यहाँ पर तोता पंछी ऐसा नहीं कहा है, तो पंछी कहा तो सारे पंछी आते हैं, तो सारे पंछियों की जाति आती है। कवि, कवि तो सारे कवि आ जाते हैं। कविता, सारी कविताएं आ जाती है। इसके लिए ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। इनके बारे में मैंने जानकारी दी है। देखो, उपयुक्त वाक्य में बड़े टाइप यानी बोल्ड किए हुए शब्द है, वे सारे जातिवाचक के उदाहरण हैं। कुत्ता, घर, बच्चा, किसान, गाय, पेड़, पंछी, कविता, कवि आदि। उपयुक्त संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला देखेंगे हम तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो गुणों को दर्शाता है वह है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। जैसे बूढ़ा व्यक्ति है तो बुढ़ापा, बुढ़ापा के कारण वह बीमार है, तो वो बुढ़ापा जो होता है वो दशा दर्शाता है, तो वह होता है भाववाचक संज्ञा। उसके उदाहरण मैंने दिए हैं। मानव को मानव के साथ पशुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नारी को अपना नारीत्व पालना चाहिए। राम की कंजूसी अब सबके सामने आई। राम की होशियारी उसके कार्य में दिखाई देती है। शक्कर की मिठास हानिकारक होती है। इसमें पशुता, मानव के गुण है पशुता। नारीत्व, नारी का गुण है। कंजूसी, राम का गुण है कंजूसी, वह दोष है, लेकिन दोष भी एक प्रकार का गुण होता है, अच्छा गुण अथवा बुरा गुण। अच्छा गुण यानी गुण और बुरा गुण यानी दोष। होशियारी, वह रमा की होशियारी है तो वह अच्छा गुण है। शक्कर की मिठास, शक्कर की मिठास तो गुण है लेकिन वह हानिकारक है। तो इस प्रकार जो बोल्ड अक्षरों में दिए शब्द हैं वह सब जाति भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।
उपर्युक्त वाक्यों में बड़े टाइप यानी बोल्ड किए हुए शब्द वे सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पशुता, नारीत्व, कंजूसी, होशियारी, मिठास आदि। उपर्युक्त संज्ञा से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के गुण दोष अथवा दशा का बोध होता है, इसलिए ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार तीसरा भेद हमने देखा है। अब चौथा भेद देखेंगे, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा का मतलब कभी भी यह याद मत रखो कि द्रव यानी जो पतला होता है, जो लिक्विड रूप में होता है, वह द्रववाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो 1, 2, 3 गिना नहीं जाता वह भी द्रववाचक संज्ञा में आता है। जैसे गेहूं हम ऐसा किलो में गिनते हैं, 5 किलो गेहूं लाए, 10 किलो गेहूं लाए, ऐसा गिनते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम 400 या 4000 गेहूं लाए, ऐसा नहीं कहते। तो जो गिने नहीं जाते और जो लिक्विड होते हैं वह सब द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव धातु या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ कहा है द्रव का अथवा धातु का बोध होता है, बोध यानी ज्ञान। द्रव का या धातु का बोध होता है उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि माँ बाजार से गेहूं लेकर आई, इसमें गेहूं मैंने कहा यह ना द्रव्य है ना धातु है, लेकिन वह ऐसी वस्तु है कि जिसे हम 1, 2, 3 ऐसे गिनते नहीं है। उसे गिनने के लिए कोई परिमाण यूज करते हैं, किलो। जैसे दूध पतला होता है इसलिए भी वह द्रववाचक है, और दूध को भी हम 1, 2 गिनते नहीं, हम कहते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो लीटर यह नापने का जो नापने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है। तो देखो किलो, लीटर, यही इस प्रमाण में जो नापा जाता है वह चीज़ें जो है वह भी द्रववाचक में आती है। तो याद रखना, सिर्फ लिक्विड द्रववाचक नहीं है। लकड़ी जलाकर आग निर्माण की जाती है, यहाँ लकड़ी यह धातु का रूप आ गया। चावल सेहत के लिए अच्छा है। अब चावल भी हम 1, 2, 3 ऐसा गिनते नहीं है, किलो, आधा किलो, पाव किलो ऐसा गिनते हैं। इसके लिए चावल भी द्रववाचक हो गया। भगवान ने लकड़हारे को चांदी की कुल्हाड़ी दी। चांदी, सोना, पीतल, लोहा, तांबा यह सब धातु है। तो ऐसे धातुओं के नाम द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। वही याद रखना, कोई भी धातु हो, लोहा हो अथवा तांबा हो या सोना हो या चांदी हो, पीतल हो, सब द्रववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, धातु होते हैं। अंतिम, हमारे घर हर दिन 2 लीटर दूध आता है। यहाँ मैंने कहा दूध लिक्विड है, इसके लिए भी वह द्रववाचक है, और दूध गिना नहीं जाता, नापा जाता है, इसके लिए भी वह द्रववाचक में आता है। तो यहाँ वाक्य में गेहूं, लकड़ी, चावल, चांदी, दूध यह द्रववाचक संज्ञाएं हो गई है। इनके बारे में जानकारी देखेंगे। उपर्युक्त वाक्य में बड़े टाइप यानी बोल्ड किए हुए शब्द है, वे सारे द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो मैंने तुम्हें जाते हर वाक्य के समय समझा दिया है। वो शब्द कौन से है, गेहूं, लकड़ी, चावल, चांदी, दूध, ये सारे शब्द द्रववाचक संज्ञा के हैं। फिर एक बार बता रही हूँ, द्रववाचक संज्ञा का मतलब लिक्विड नहीं है, जो धातु है, जो गिने नहीं जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें उसमें द्रववाचक संज्ञा में आती है। उपर्युक्त संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध होता है, इसीलिए ये सारी द्रववाचक संज्ञाएं हैं। अब
संज्ञा का अंतिम प्रकार हम देखेंगे समूहवाचक। समूहवाचक में ही उसका अर्थ दिया है, उस शब्द में ही अर्थ है। समूह जो इकट्ठा होने के बाद उसको कुछ हम नाम देते हैं, जैसे फूलों को इकट्ठा किया तो फूलों का गुच्छा कहते हैं, प्राणी इकट्ठा हो गए तो प्राणियों के झुंड कहते हैं। तो यह जो झुंड है, यह जो गुच्छा है, यह समूहवाचक संज्ञा होते हैं। देखेंगे उसकी जानकारी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण मैंने दिए हैं। सैनिक की टुकड़ी शत्रु पर टूट पड़ी। सैनिक की टुकड़ी में ढेर सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए यह टुकड़ी यह समूहवाचक शब्द है। भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। सेना, उस सेना में भी बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होते हैं, इसलिए सेना यह समूहवाचक हो गया। तीसरा है, अगला वाक्य है, छठी कक्षा के छात्र होशियार हैं। कक्षा यह समूहवाचक है, उसके अंदर विद्यार्थी है, इसके लिए कक्षा यह समूहवाचक संज्ञा हो गई। फूलों का गुच्छा खूबसूरत है। अनेक फूलों को हम इकट्ठा बांध देते हैं तो उसको गुच्छा कहते हैं, तो वह खूबसूरत है, तो गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद लोगों की भीड़ से आवाज आ रही थी। लोगों की भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वह भीड़ जमा हो गई, तो उस भीड़ को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ वाक्य में टुकड़ी, सेना, कक्षा, गुच्छा, भीड़, यह सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उपर्युक्त वाक्य में बड़े टाइप में यानी बोल्ड किए शब्द है, वे सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वे शब्द है टुकड़ी, सेना, कक्षा, भीड़, गुच्छा आदि। उपर्युक्त संज्ञा से किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध होता है, इसीलिए ये सारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, हमने देखा है संज्ञा के भेद देखे हैं। संज्ञा के भेद 5 है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद देखे हैं हमने। कैसे पहचाना जाता है वह भी बताया गया है, उसको याद रखना जरूरी है आपको। और यहाँ संज्ञा का टॉपिक पूरा हो जाता है। बच्चों, बार बार इस वीडियो को थोड़ा सुनो तो आपको संज्ञा के भेद अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अगला व्याकरण का वीडियो जल्द ही मैं लेकर आने वाली हूँ। अगला टॉपिक होगा सर्वनाम। सर्वनाम का वीडियो लेकर जल्दी मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।